Hello everyone and welcome to the channel of Social with छाया तिवारी। स्टूडेंट्स, आज हम सब क्लास 5 की हिंदी विषय का पाठ नंबर 12 गुरु और चेला का पार्ट 2 वीडियो करेंगे। हमने इसके पहले पार्ट 1 वीडियो में आधी कविता देखी थी और बाकी की कविता हम इस पार्ट 2 में देखेंगे। इसके पहले ही इस चैप्टर में हमने देखा था कि गुरु और चेला, गुरु मतलब शिष्य और गुरु मतलब टीचर्स और स्टूडेंट्स मतलब शिष्य। यहाँ पे एक गुरु और एक चेला होते हैं जो कि बाजार में मतलब जो कि घूमने के लिए निकल पड़ते हैं एक नगर में। तो चलते चलते वो एक नगर में पहुँचते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ की जो लाइटें हैं, सड़क है, एकदम चमाचम नीट और क्लीन है। तो चलते चलते गुरुजी और चेला को एक ग्वालिन मिलती है रास्ते में। उस ग्वालिन से गुरुजी उस नगर के बारे में, उस वहाँ के राजा के बारे में सारी चीज़ें पता करते हैं। तो राजा गुरुजी को इतना ज्ञान और अनुभव था, तो ग्वालिन के बातों से उन्होंने ये पता लगा लिया कि यहाँ रहना सही नहीं है। तो गुरुजी और चेला में इस बात को लेके सहमति नहीं होती कि गुरुजी बोलते कि हमें यहाँ चलना चाहिए, यहाँ से चलना चाहिए, पर लेकिन चेला नहीं मानता और चेला रुक जाता है और विवश होकर गुरुजी को उस नगर से वापस चले जाना पड़ता है। और जैसे ही गुरुजी चले जाते हैं वैसे ही थोड़े समय के बाद शिष्य वहाँ के जो बाजार है, वहाँ पे ऐसा बाजार है, वहाँ पर हर चीज़ें, चाहे वो खीरा हो, 1 किलो खीरा लेना हो, चाहे 1 किलो ककड़ी लेनी हो, चाहे 1 किलो जीरा लेना हो, चाहे 1 किलो हल्दी लेना हो, वहाँ पर सारी चीज़ें एक ही टके सेर में मिलती हैं। वहाँ ऐसे बाजार था। वहाँ पर ये इसलिए ऐसा था कि वहाँ का राजा कोई दाम फिक्स नहीं किया था। वहाँ पर कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं थे, कोई नियम को फॉलो नहीं करता था, मानता नहीं था। और वहाँ पे इतना ही नहीं, सब्जी, यहाँ तक कि हरी सब्जियाँ भी, वेजिटेबल्स, यहाँ तक कि मिठाइयाँ, महंगी महंगी मिठाइयाँ भी वो 1 टके सेर में ही मिलती थी। और उस नगर में एक दिन जोरदार लगातार बारिश हो रही थी और वहाँ बिजली भी चमक रही थी और दम दम बिजली भी की आवाज़ होती रही और बादलों की गरजने की आवाज़ होती रही और झमझम बिजली का चमकना बहुत तेज से जारी था। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि नगर पर एक मुसीबत आ गई। और वो भी कौन सी मुसीबत की, एक वहाँ पर नगर की एक मोटी सी बड़ी सी दीवार पानी में भीग कर कमजोर होकर वो गिर गई। तो ये अगर किसी नगर में कोई मुसीबत आ जाए तो वहाँ का राजा ने तुरंत तुरंत पता करने के लिए वो अपने घुड़सवार पर निकल पड़े और जाकर देखते हैं। तो सबसे पहले वो उनको लगता है कि इसमें पहरेदार की संतरी की गलती है। तो वो कहते हैं कि संतरी को बुलाओ। और संतरी को ये लगता है कि हम मुझे राजा ने क्यों बुलाया। तो संतरी डर जाता है, लेकिन फिर भी संतरी राजा के पास जाता है और उसमें कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह दीवार पहले से ही कमज़ोर बनी हुई थी, इस वजह से कमज़ोर होकर बारिश में भीगकर कमज़ोर होकर वो गिर गई। तो अभी तक हमने इस पार्ट 1 वीडियो में देखा था, अब हम आगे पार्ट 2 में देखेंगे। खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न ये मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट पर वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। इसके पहले जब हमने देखा था तो उसमें संतरी को बुलाया गया था। तो संतरी डर कर आता है और कहता है कि इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है और न मैंने इसमें कुछ काम किया है। लेकिन राजा को तो इस पसंद नहीं आया कि उन्हें तो किसी न किसी को दंड देना ही था। तो संतरी ने अपने आप को बचाते हुए कहा, गलती तो कारीगर की है इसमें। अब हर हर आदमी अपने आप को बचाने के लिए कुछ न कुछ बहाने बनाता है। तो उसी तरह संतरी भी अपने आप को बचाते हुए कहता है, गलती तो महाराज कारीगर की है जिसने इस दीवार को बनाया है।
खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। जिसने इस दीवार को बनाया है उसकी ही गलती है, और उसी ने ही ठीक तरह से नहीं बनाया था, इसलिए तो दीवार गिर गई। इसमें तो मेरी गलती ही नहीं है, और इसमें मैंने कुछ किया ही नहीं है। न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य, न इसमें मेरी कोई गलती है और न मैंने इसमें कुछ काम किया है। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, मैं तो सिर्फ किनारे साइड में खड़ा करके पहरा देता हूँ, संतरी बोलता है। मैंने तो इस दीवार को धक्का भी नहीं लगाया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर राजा जी ने कारीगर को वहां जल्दी से बुलाया गया और बिठाया गया, और राजा जी ने कारीगर को डांटना शुरू किया। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर बिठाया गया, कारीगर झट वहां पर कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है, आज इसको कजा दो। राजा जी ने कहा, यह दीवार तो कारीगर ने बनाया था और उसने ठीक तरह से नहीं बनाया है। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है, यानी इसकी गलती है, उसने ठीक तरह से नहीं बनाया, इसलिए कारीगर को सजा मतलब पनिशमेंट दो, गलती कारीगर की है, आज इसको मौत की सजा दो। यहाँ कजा का अर्थ होता है मौत की सजा। पहले जमाने के लोग राजा महाराजा जब भी पनिश देते थे तो ज्यादातर मौत की सजा देते थे कि इनकी गलती की है तो इस बार इन्हें मार डालो। तो राजा जी ने भी कारीगर को तो मौत की सजा दे दी थी। अब कारीगर भी डर गया और अपने आप को बचाते हुए जल्दी से कहा कारीगर ने, जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। अब कारीगर ने भी अपने आप को बचाते हुए कहा। कारीगर तो जब राजा जी ने कारीगर को फांसी की सजा मतलब मौत की सजा सुना दी तो अब कारीगर भी डर गया, तो अपने आप को बचाते हुए जल्दी से कहा, और उसने कहने में थोड़ी सी भी देरी नहीं की, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कारीगर भी अपने आप को बचाते हुए कहता है कि अब इसमें गलती, कहा कारीगर ने जरा न की देरी, और जल्दी से मतलब कहने में, राजा जी से कहने में कारीगर ने थोड़ी भी देरी नहीं की, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये राजा जी हैं और ये कारीगर हैं। यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। यहाँ भिस्ती का अर्थ होता है पुराने जमाने में पानी ढोकर लाने वाले व्यक्ति को हम लोग भिस्ती कहते थे। और वो पानी किसमें भर के ढोते थे, फोटो में आपने देखा होगा, इस पिक्चर में देखिए आप लोग। जो मशक में पानी भरकर लाता है, जो ये काम करता है, उसे भिस्ती कहा जाता है। भिस्ती वह होता है आज के ज़माने के जैसे सीमेंट और पानी को मिक्स करके गाढ़ा घोल बनाता है। भिस्ती भी अपने मशक में पानी भर के लाते थे और ऐसा गाढ़ा बनाते थे और फिर दीवारों को बनाया जाता था। तो कारीगर ने भी कहा, मैंने तो सिर्फ दीवार बनाई थी, भिस्ती की है गलती उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की है गफलत। मतलब
यह सब काम भिस्ती की है, उसी ने गारा गीला किया था, जिसकी वजह से वह दीवार गिर गई और यह उसी की गलती है। कहा राजा ने, जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। और ऐसा गारा बनाते समय फिर दीवारों को बनाया जाता है। तो कारीगर ने भी, मैंने तो सिर्फ दीवार बनाई थी, लेकिन उस दीवार को बनाने में जो गारा, जो मिक्सर उपयोग हुआ था, वो किसने बनाया था? वह तो भिस्ती ने बनाया था। तो भिस्ती की ही गलती हुई ना। यहाँ गारा का अर्थ होता है पानी और मिट्टी आदि को लेसदार घोल, जिससे ईंटों को जोड़ा जाता है। कहा राजा ने, जल्दी भिस्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्दी फांसी चढ़ाओ। तो कारीगर ने बोला कि जो भिस्ती ने गारा गीला बनाया था, उसी से यह दीवार सही से नहीं बनी थी। यहाँ गफलत का अर्थ होता है असावधानी, बेपरवाही, लापरवाही जिसे आप कह सकते हो। कहा राजा ने, जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। अगर जैसे रोटी बनाने के लिए जो आटा लेती है, अगर उसमें ज़्यादा पानी डाल देती है तो हम उससे रोटी नहीं बना पाएंगे ना। उसी तरह से अगर गारा गीला था, इसी कारण से दीवार गिर गई, तो राजा जी ने तुरंत ही भिस्ती को बुलाओ ऐसे और उसे पकड़कर फांसी पर चढ़ाने के लिए कहते हैं। कहा राजा ने, जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। मतलब जल्दी से भिस्ती को बुलाओ और उसे फांसी पर चढ़ाओ। चला आया भिस्ती, हुई कुछ न देरी, कहाँ इसमें खता कुछ न मेरी। अब भिस्ती भी आते आते डर गया। मतलब राजा जी ने भिस्ती को बुलाने के लिए आदेश दिया और कहा उसे बुलाकर जल्दी से फांसी पे चढ़ाओ। और भिस्ती जैसे ही सुना कि मुझे राजा जी ने बुला रहे हैं, तो वो भी डर गया। भिस्ती भी लेकिन आते आते डर गया और डर रहा था और जल्दी से आया। उसने कुछ भी देरी नहीं की और वो तुरंत ही आ गया। उसने आने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। भिस्ती आते ही उसने, इसमें खता कुछ न मेरी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो उतना ही पानी का उपयोग किया था, यूज किया था, जितना कि मशक में था। आपको बता दें मशक क्या होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, चित्र को ध्यान से देखिएगा। ये जो है मशक होता है। ये एक चमड़े का, जिस प्रकार से आप लोग कह सकते हो, जिस आज के ज़माने में जो पन्नी यूज़ होती है, उसी की तरह ये चमड़े का थैला होता है, जिसमें हम लोग पानी भरकर कहीं दूर से लेके आते हैं, इसमें रखते हैं। अब भिस्ती भी कहता है कि इसमें खता कुछ न मेरी, यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही जिसमें पानी समाया। अब भिस्ती कहता है कि मैंने तो उतना ही पानी का उपयोग यूज किया था, जितना कि मशक में था। मशक ये जो होता है, ये एक प्रकार के चमड़े का थैला होता है, जिसमें पानी भरा जाता है, स्टोर किया जाता है। तो गलती उस यूज किया था जितना कि मशक में था, तो गलती उसी की है जिसने मशक को बनाया था। अब भिस्ती किसकी गलती देता है? मशक को बनाने वाले की। तो ये जो था मशक बनाने वाला था, तो भिस्ती उसी की गलती देता है, क्योंकि उसने मशक को इतना बड़ा बनाया था। देखिए मशक को इतना बड़ा, यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा है ये। तो भिस्ती कहता है कि जिसने मशक को इतना बड़ा बनाया था, उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था। इतना बड़ा बना दिया मशक वाले ने कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी आया, और मैंने तो खाली उतना ही पानी यूज़ किया था जितना इस मशक में पानी था।
और मैंने पूरा पानी का उपयोग यूज कर लिया, तो गलती मेरी नहीं, गलती मशक बनाने वाले की है ना। ज्यादा ही जिसमें था पानी समातर, अर्थात मैंने तो जितना मशक में पानी था उतना है पूरा यूज कर लिया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो इसमें गलती किसकी है? मशक की है। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की है गलती, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। अब मशक वाले को भी बुलाया गया और वो भी डरते डरते आया। उसने भी थोड़ा देरी नहीं की आने में, अर्थात वो भी जल्दी से आ गया और कहा इसमें कोई गलती नहीं, यह गलती मंत्री जी की है। अब वो भी कहता है कहाँ कहा उस इसमें खता कुछ न मेरी, मतलब मशक वाले ने भी कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह मंत्री की है गलती। अब ये गलती वो मशक वाला किसके ऊपर डालता है? मंत्री जी के ऊपर। तो मंत्री जी की गलती है। यहाँ पर मंत्री हम लोग राजा के दरबार में रहने वाले दरबारियों, मिनिस्टर्स को ही हम मंत्री कहते हैं। शरारत मतलब मिस्चिफ, मतलब गलती। हिकमत मतलब तरकीब। यहाँ हिकमत मतलब तरकीब, आइडिया। यहाँ शरारत का अर्थ होता है मिस्चिफ, मतलब व्यवहार, गलत व्यवहार। कोई चाल भरा काम है। अब मशक बनाने वाले ने मंत्री जी का नाम लिया। अब मशक वाले ने मंत्री जी का नाम क्यों लिया? क्योंकि मंत्री जी ने, या मंत्री की है गलती, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। क्यों लिया? कि यहाँ पर मशक वाले ने मंत्री जी का नाम इसलिए लिया क्योंकि मंत्री जी ने मशक बनाने के लिए जो बड़े जानवर का चमड़ा लाकर दिया था, खरीद कर ला कर दिया था, और वह उस पूरे चमड़े को मशक बनाया। उस पूरे चमड़े से उसने मशक को बना दिया। उसमें से मैंने थोड़ा भी चमड़ा चुराकर पूरे चमड़े से मशक को बनाया है। इसलिए जब मैंने उस चमड़े को सीलकर मशक बनाया तो उसमें से बहुत ज्यादा पानी समाता है। तो यह गलती तो मेरी नहीं है, यह गलती किसी और की है। उन्हीं की शरारत, उन्हीं की हिकमत, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उन्हीं की सोच है, उन्हीं की विचार है, उन्हीं की तरकीब है। बड़े जानवर का चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता पानी, यह गलती न मेरी, यह गलती बिरानी। ये देखिए, अब इस चित्र में देखिए, अब ये राजा है और इस चित्र में देखेंगे ये मंत्री है। देखिए मंत्री है। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता पानी, ये गलती न मेरी, ये गलती वीरानी। अब बड़े जानवर का चमड़ा था, मशक वाले ने कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि और उन्होंने ये गलती मंत्री जी की, क्योंकि उन्होंने मशक बनाने के लिए मुझे बड़े जानवर का चमड़ा लाकर खरीद कर चमड़ा दिया था, और उस पूरे चमड़े से मैंने मशक को बनाया, और उसमें से मैंने थोड़ा भी चमड़ा चुराया नहीं है, और मैंने पूरी चमड़े से मशक को बनाया है। चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया, मतलब उसमें मैंने से उस चमड़े में से मैंने थोड़ा भी चमड़ा चुराया नहीं है,
इसलिए मैंने पूरे चमड़े से मशक को बनाया। बड़ी है मशक, खूब भरता है पानी। अब वो जितना मशक चमड़ा लाकर मंत्री जी हमको दिए थे, हमने उस पूरे चमड़े से मैंने मशक को बना दिया। अब वो इतना मशक जो है इतना बड़ा बन गया है कि उसमें खूब बहुत ज़्यादा पानी समाता है। ये गलती ना मेरी, ये गलती है वीरानी, और ये गलती तो मेरी है ही नहीं, यह गलती किसी और की है। वीरानी का अर्थ होता है किसी पराई का, वीरानी का अर्थ होता है पराई, किसी और की। हे मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी पर चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। अब गलती अगर मंत्री जी की है तो मंत्री जी को तुरंत बुलाओ, और यह आदेश हुक्म है कि मंत्री जी को तुरंत फांसी पर चढ़ाओ। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, तुरंत लाओ, और मंत्री को तुरंत फांसी पर चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, यहाँ पर जल्लाद का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी को मृत्युदंड देता है, फांसी पर चढ़ाता है। जो कि आप लोग किसी पिक्चर में देखे होंगे कि किसी को अगर फांसी के जैसे जज किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाते हैं, तो वहाँ पर काले कलर का कपड़ा पहने हुए लोग होते हैं, एक व्यक्ति होता है जो मतलब मृत्युदंड पाया रहता है उसको फांसी पर चढ़ाता है, उसी को हम लोग जल्लाद कहते हैं। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी क्षण उसी दम उसी क्षण। अब राजा जी के आदेश पर जल्लाद जो है मंत्री जी को तुरंत उसी पल उसी क्षण उसी मिनट उसी समय पर फांसी पर चढ़ाने के लिए ले गए। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम उसी क्षण। अब जल्लाद जो है वो मंत्री को पकड़कर लेके जाता है फांसी की सजा देने के लिए, लेकिन जो फांसी का फंदा होता है, फंदा अर्थात रस्सी में जो गांठ लगाकर बनाया गया जो घेरा होता है, उसी को हम लोग फंदा कहते हैं। यहाँ फंदा का अर्थ वही है। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसे उसी क्षण। अब जो है जल्लाद मंत्री जी को फांसी की सजा देने के लिए लेके तो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि समस्या ये आती है कि मंत्री जी के जो गर्दन है, मंत्री जो इतने दुबले पतले थे कि उस फंदे में फांसी के फंदे में उनकी मंत्री जी की गर्दन ही नहीं आ रही थी। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। मतलब फांसी जी का फंदा मंत्री जी के गले से बार बार निकल आ रहा था, तो राजा जी ने कहा मंत्री को गर्दन फांसी में नहीं आ रहा है तो ठीक है, मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को पकड़कर यहाँ लाओ और उसे इसी क्षण उसे फांसी की सजा दो। अब बताओ कि अब ऐसा होता है गलती कोई और करे और सजा किसी और को मिले? ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि यह अंधेर नगरी है और राजा बिल्कुल बुद्धू राजा है। राजा को पता ही नहीं था कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन राजा जी भी ने ऐसा हुक्म दिया तो सिपाही को तो मानना ही पड़ेगा। और चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले फौरन आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। सिपाही मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को ढूंढने के लिए अब निकल पड़ते हैं। तो वो जैसे ही वो निकलते हैं तो उन्हें वहाँ वही चेला मिलता है जो गुरु जी के साथ आया था। वो इतने दिनों तक चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला
चेला खाता था हलवा दनादन। अब वो संतरी जो है सिपाही, यहाँ पर संतरी का अर्थ होता है सिपाही। अब सिपाही लोग जो हैं संतरी जो है मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब वो चलते चलते उन्हें रास्ते में वही चेला मिलता है जो कि गुरुजी के साथ नगर में घूमने आया था। वो इतने दिनों तक खा खा के खूब मोटा हो गया था, और जब संतरी ने उसे रास्ते पर देखा तब भी वो खाए जा रहा था। वह लगातार खड़े होकर हलवा खाए जा रहा था। कहा संतरी ने, चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। सिपाही ने कहा कि आप हमारे साथ इसी समय इसी क्षण तुरंत चलिए, क्योंकि राजा जी ने आपको निमंत्रण दिया है। यहाँ न्योता का अर्थ होता है किसी को खाने पीने के लिए, फीस्ट के लिए आमंत्रित करना या निमंत्रित करना। तो चेला भी बहुत मन में खुश हो चला आज चेला। कहा आज न्योता छकूंगा अकेला, मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा अजब एक मेला। तो चेला भी खुश हो गया कि मुझे राजा जी ने बुलाया, न जाने कौन सी डिशें होंगी खाने में, बहुत मजा आएगा खाने में। और चेला खुश होकर संतरी सिपाही के साथ चल दिया। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, आज न्योता छकूंगा अकेला। यहाँ छकूंगा मतलब न्योता जो होता है किसी को खाने पीने फीस्ट के लिए आमंत्रित करना। छकूंगा का अर्थ होता है पेट भर खाऊंगा। संतरी सिपाही के साथ अब वो खुश हो, राजा जी ने मुझे बुलाया। चेला ऐसा सोचता है कि अब राजा जी ने मुझे बुलाया है खाने के लिए, निमंत्रण पे न्योता दिया है, तो मैं आज चलूँ, बहुत खुश हो गया। और मैं वहाँ पर कौन कौन सी डिशें होंगी ये भी सोच सोच के वो बहुत खुश हुआ। अब वो सिपाही के साथ खुश होकर चल देता है। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला। यहाँ झमेला का अर्थ होता है समस्या, परेशानी, मुसीबत। वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। यहाँ जुड़ा मतलब इकट्ठा होना। आज तो मैं राजा का निमंत्रण अकेले ही पेट भर के खाऊंगा। चेला ऐसे कहता है क्योंकि गुरुजी तो है ही नहीं। अगर चेला राजा की दरबार में पहुंच गया और पहुंचकर वहां पर क्या देखता है कि वहां पर एक समस्या, प्रॉब्लम देखा कि राजा के दरबार में एक मेला जैसा जमा हुआ था, कि वहां बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे, कि वहां पर संतरी कारीगर, मशक बनाने वाले भिस्ती, मंत्री जी भी थे। इतने सारे लोगों का इकट्ठा होना नॉर्मल बात तो थी ही नहीं। तो वहां पर उसने देखा कि मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, कि वहां पर इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। तो वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला, वहां जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। यह है मोटी गर्दन, इसे तुम चढ़ाओ, इस इसे तुम बढ़ाओ। कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ कुछ राजा। कहा राजा ने चुप, न बकबक मचाओ। जब राजा जी ने देखा कि संतरी एक मोटी गर्दन वाले इंसान को लाया है, तो राजा जी भी मोटी गर्दन देखकर खुश हो गए कि अब तो फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आ गया है। और कहा यह मोटी गर्दन सही है, क्योंकि जो पतली गर्दन वाला मंत्री था उसकी तो गर्दन फांसी के फंदे से बार बार निकल जा रही थी, तो इसलिए राजा जी ने मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को बुलाया जिसमें फांसी का फंदा चला जाए। तो उसके लिए मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को ढूंढा गया, और वो सिपाही जो है वो ढूंढ कर संतरी लेके आए। और ये देखे कि मोटी गर्दन वाला व्यक्ति मिल गया है, तो राजा जी भी खुश हैं। और कहा यह मोटी गर्दन
कहा राजा ने, इसको फांसी चढ़ाओ। ये मोटी गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ। कहा राजा ने, इसको फांसी चढ़ाओ। ये मोटी गर्दन वाला व्यक्ति सही है, इसे फांसी पर चढ़ाओ। और मंत्री को हटाकर इसे मोटी गर्दन वाले को फांसी पर चढ़ा दो। कहा चेले ने, कुछ खता तो बताओ। अब इतना सुनते ही चेला घबरा गया और राजा जी से कहा कि कुछ गलती तो बताओ, मैंने क्या गलत काम किया है कि मुझे फांसी पर की सजा मिल रही है। कहा राजा ने, चुप, न बकबक मचाओ। राजा ने कहा, चुप हो जाओ, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलना। मगर था न बुद्धू मगर था न बुद्धू, था चालाक चेला। मचाया बड़ा ही वहां पर झमेला। कहा, पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। और चेला तो डर गया कि मुझे फांसी पे चढ़ाई जा रही है और मेरी, जबकि कोई मेरी गलती भी नहीं है। तो चेला डर गया, लेकिन चेला बुद्धू, ना, यहाँ पर बुद्धू का अर्थ होता है ना समझ नादान तो था नहीं, यहाँ पर वो बुद्धू था। वो चेला था, वो तो एकदम चालाक था। चालाक का अर्थ होता है एकदम चतुर, होशियार, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट था। अब खड़े खड़े वहां पर उसने एक मचाया बड़ा ही वहां पर झमेला। अब वो यहाँ पर झमेले का अर्थ होता है परेशानी, समस्या, मुसीबत। अब उसने वहां पर खड़े ही उसने एक समस्या कर दी। उसने कहा, पहले गुरुजी के दर्शन कराओ। यहाँ दर्शन का अर्थ होता है किसी चीज को देखना या दिखाना। मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ, मतलब मुझे एक बार गुरुजी से मिला दो, क्योंकि मुझे गुरुजी को देखने का अवसर, मुझे मौका दो। उसके बाद चाहे मुझे फांसी पर चढ़ा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार मुझे मेरे जो गुरुजी हैं उनके दर्शन करा दो। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। अब गुरुजी को तुरंत ही वहां पर दरबार में बुलाया गया, जहां पर चेला खड़ा होकर रो रहा था। रोता था चेला खड़ा था जहां पर, और जहां पर चेला खड़े होकर रो रहा था वहीं पर दरबार में गुरुजी को तुरंत बुलाया गया, क्योंकि उसे जबरदस्ती फांसी मिलने वाली थी बिना किसी गलती के। गुरुजी तो आ गए और चेले को रोता देखकर उसे अलग बुलाया। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया और उसके रोता देखकर उसे अलग बुलाया और उसके कान में कुछ सीक्रेट बात बोला। यहाँ पर गुनगुनाना का अर्थ होता है धीरे धीरे अस्पष्ट बोलना। यहाँ मंत्र का अर्थ होता है आइडिया। सीक्रेट बात उसके कान में बोला, आइडिया बताया कि गुरुजी ने आकर देखा कि उनके चेले को बिना मतलब के फांसी लगा रहे हैं। तो गुरुजी भी तो समझ गए कि मैंने तो तुम्हें बहुत दिनों पहले बात बताई थी कि यह अंधेर नगरी में रहना हमारे लिए मुसीबत को निमंत्रण देने के बराबर होगा। हम जरूर किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, तो तुम आज उसी प्रॉब्लम में फंस गए हो। तुमने तो मेरी बात नहीं मानी, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम में देखकर उसके टीचर्स के मम्मी पापा शांति से तो नहीं रह सकते। तो गुरुजी ने भी एक उपाय ढूंढ कर निकाला। झगड़ने लगे गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। कहा चेले, फांसी पर मैं मरूंगा। अब गुरुजी ने एक उपाय, सॉल्यूशन ढूंढ कर निकाला। उन्होंने अपने एक आइडिया बताया।
उस आइडिया को सुनने के बाद चेला भी मान गया। गुरुजी, अब हम सब ऐसा करते हैं। उसके बाद आइडिया क्या था, गुरु और चेला आपस में जोर जोर से चिल्लाकर झगड़ने लगे और उनमें धक्का मुक्का शुरू हो गया। एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर दिया, धक्का मारने लगे, बहुत बड़ा झमेला शुरू हो गया। वो इतने जोर से एक दूसरे को धक्का मारने लगी कि वहां पर मतलब बहुत बड़ा झमेला यानी मुसीबत आ गई। गुरु और चेला योजना बनाकर, आइडिया लगाकर आपस में झगड़ने लगे। तो गुरुजी ने कहा, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। गुरुजी कहते हैं कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा। कहा चेले ने, फांसी पर मैं मरूंगा। गुरु ने कहा, फांसी पर मैं चढ़ूंगा, मतलब तुम यहाँ से हटो, मैं फांसी पर चढ़ जाता हूँ। कहा चेले ने, फांसी पर मैं मरूंगा। अब चेले ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप बीच में कहाँ से आ गए? फांसी पर मैं ही मरूंगा, क्योंकि राजा जी ने मुझे बोला है और मेरे पास आसपास जितने भी लोग थे, संतरी, मंत्री, मशक बनाने वाले कारीगर, भिस्ती, खड़े होकर इन दोनों गुरु और चेला को देखते ही रहे। फांसी पर चढ़ने के लिए लोग हमेशा बचना चाहते हैं, लेकिन कौन मरना चाहता है? लेकिन ये दोनों क्यों एक दूसरे से फांसी पर चढ़ने के लिए आपस में लड़ रहे हैं? क्योंकि गुरु और चेला तो आपस में लड़ने लगे थे। ये तो उनकी साजिश थी, उनकी आइडिया था। ये तो बात किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन लोग इसलिए सोच रहे थे कि हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों, बड़े राजा फौरन क्या बात है। गुरु ने बताया करामत क्या है। अब वो इतना जोर जोर से मतलब धक्का देने लगे गुरु और चेला एक दूसरे को, कि वहां पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, इतनी बड़ी समस्या आ गई कि वहां पर जो संतरी थे, मशक थे, ये सब बनाने वाले सोचने लगे कि फांसी पर चढ़ने के लिए होता है कि कौन मरना चाहता फांसी पर चढ़कर, सब इससे बचना चाहते हैं। लेकिन देखिए, गुरु और चेला फांसी पर चढ़ने के लिए एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कि इतना जोर जोर से लड़ रहे हैं कि वो दोनों हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, मतलब वो दोनों इतने तरह से दृढ़ हो गए थे कि मतलब वो उनको हटाया जा रहा था कि, लेकिन फिर भी वो हट नहीं रहे थे। छुटाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों, कि मतलब दोनों को एक दूसरे से छुड़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे से छूट ही नहीं रहे हैं। बढ़े राजा फौरन क्या कहा, क्या बात है। गुरु ने बताया करामात क्या है। अब राजा तुरंत आगे बढ़कर कहते हैं, अब बढ़े राजा फौरन कहा, बात क्या है। गुरु ने बताया करामात क्या है। अब यहाँ पे करामात का जो अर्थ होता है, चमत्कार होता है। बढ़े राजा फौरन मतलब तुरंत। बढ़े राजा फौरन कहा, बात क्या है, मतलब अब दोनों इतना गुरु और चेला एक दूसरे से इतना लड़ने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे कि ना हटाए हटते थे, ना छुड़ाने पे भी मतलब लोग उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी वो छूट नहीं रहे थे। तो इसलिए अब वो इतनी बड़ी समस्या होगी कि राजा को आगे आके कहना पड़ा कि क्या बात है, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब गुरुजी ने बताया कि वे दोनों किस लिए लड़ रहे हैं। फांसी पर चढ़ने के लिए उनके लिए चमत्कार क्यों है। यहाँ पर गुरु ने बताया करामात क्या है, मतलब का अर्थ होता है, करामात का अर्थ होता है चमत्कार, मतलब फांसी पर चढ़ना उनके लिए चमत्कार है। तो वो ऐसा क्यों है, अब आगे बताते हैं। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो फांसी का फंदा होता है वह ऐसे ही होता है। चढ़ेगा जो फांसी चढ़ेगा चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। अब गुरुजी कहते हैं कि वो फांसी पर चढ़ना उनके लिए चमत्कार क्यों है। अब वो गुरुजी बताते हैं,
चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी। यहाँ पर मुहूर्त का अर्थ होता है कुछ खास कार्य, जैसे काम करने का विशेष समय। जैसे हम लोग पूजा पाठ करवाते हैं तो, या शादी का समय है, किसी की शादी का करने का समय होता है, तो वो समय देखा जाता है। वो पंडित लोग समय निकालते हैं, तो उस विशेष समय में ही वो कार्य, विशेष कार्य किया जाता है। उसी को हम लोग मुहूर्त कहते हैं। या किसी का मुंडन संस्कार करना हो तो वो दिन, समय सब इसी को देखा जाता है, उसी को हम लोग मुहूर्त कहते हैं। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। अगर हमारे घर में कोई अच्छा कार्य होता है तो पूजा वगैरह, उसके लिए हमारे घर के बड़े लोग अच्छा से समय निकालते हैं, अच्छे समय में अच्छा काम करते हैं। इसलिए गुरुजी ने कहा कि एक अच्छा समय चल रहा है, और ऐसा अच्छा समय कि जैसा कभी नहीं बना था। न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, मतलब ऐसी मुहूर्त पहले कभी नहीं बनी थी। इस समय फांसी पर चढ़ेगा, उसे क्या मिलेगा? वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा। वह जो इस समय फांसी पर चढ़ेगा, इस मुहूर्त पर फांसी पर चढ़ेगा, वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा। यहाँ पर चक्रवर्ती का अर्थ होता है एक ऐसा राजा जिसका साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हो, मतलब वो पूरे साम्राज्य का राजा बन जाएगा। वह राजा नहीं, पूरे संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी बनेगा। यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। यहाँ छत्र का होता है राजाओं के ऊपर लगाया जाने वाला छाता। आप लोग बाहुबली पिक्चर देखे होंगे, तो जिसमें बाहुबली का जब राज्याभिषेक होता है तो उस मंच पर बाहुबली के पास एक सिपाही छाता लेकर खड़े रहते हैं। उसी छाते को ही हम लोग छत्र कहते हैं। और ये स्पेशल गोल्डन रंग का छाता होता है, उसे ही हम लोग छत्र कहते हैं। जो भी इस फांसी पर चढ़ेगा वह पूरे दुनिया का राजा बन जाएगा। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। मतलब जो इस समय फांसी पर चढ़ेगा तो वो राजा नहीं बल्कि चक्रवर्ती राजा, जिसका साम्राज्य चारों दिशाओं में फैलेगा। अब कोई भी ऐसा मुहूर्त पे फांसी पर चढ़ने के लिए तो सारे जन मतलब आपस में लड़ने लगेंगे, और वो टूट पड़ेंगे कि मैं मतलब इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए सब लोग एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। जिस तरह से गुरु और चेला लड़ने का नाटक कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर तो इस चीज़ का ये होगा कि चक्रवर्ती राजा बनने के लिए सब एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। तो राजा जी ने भी सोचा, अब आगे देखते हैं। कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठा होता नहीं। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। अब राजा जी ने भी सोचा, राजा जी ने कहा गुरुजी आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते और वो बहुत ज्ञानी होते हैं, क्योंकि गुरुजी जरूर सच बोल रहे हैं। राजा जी ने कहा कि मैं, गुरुजी का कथन झूठ होता नहीं, क्योंकि गुरुजी जो भी बात कहते हैं वो सच कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी होते हैं, वो बहुत ही अनुभवी होते हैं। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा। देखिए गुरुजी और चेले में लड़ाई हो रही थी कि फांसी पर चढ़ने के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब राजा जी कहते हैं कि अब ये मुहूर्त जो है उस पर मैं अब उनको भी लालच आ गई कि मतलब ये चक्रवर्ती जो कि राजा न बनकर चक्रवर्ती राजा बन जाऊंगा, तो इसलिए मैं फांसी पर मैं ही चढ़ जाता हूँ। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। और फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा, क्योंकि मैं चढ़ जाऊंगा तो मुझे चक्रवर्ती राजा बनूंगा। अगर अब कोई मर जाएगा तो राजा कैसे बनेगा? चक्रवर्ती राजा तो बहुत ही दूर की बात है, अंधेर नगरी का राजा रहेगा। लेकिन अंधेर नगरी के राजा तो नासमझ और अनबूझ और नादान थे। उन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं कि राजा यह सोचा कि वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। यह सोचकर वो फांसी पर चढ़ गया, लेकिन वह तो मर गया।
चढ़ा फांसी राजा खूब बजा बाजा, प्रजा खुश हुई जहाँ मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का राजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। क्योंकि अब वो इतना नासमझ था, बुद्धू राजा था, कि वो इतना भी नहीं सोचा कि अगर कोई फांसी पर चढ़ जाएगा तो वो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेगा, वो तो मर जाएगा। लेकिन वहाँ का राजा जो अंधेर नगरी का राजा था वो तो बुद्धू था, नासमझ था। तो इसलिए कहा कि वो तो सोचा कि मैं राजा नहीं बल्कि चक्रवर्ती राजा बन जाऊंगा। तो इसलिए वो बोलता है कि मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा और इसी समय मुझे फांसी पर टांगो। और राजा तो जैसे ही फांसी पर चढ़ गया वो तो मर गया, और राजा की मरते ही उसकी प्रजा खुश हो गई। चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। अब प्रजा इतनी खुश हुई कि मूर्ख राजा तो मर गया, और बाकी राज्य के लोग खूब खुश हुए और खूब बाजा बजाए, क्योंकि उनका मूर्ख राजा अब तो मर चुका था। मूर्ख राजा के मर जाने पर लोग खुश हुए कि उन्हें अब अजीब अजीब नियमों रूल्स को मानना नहीं पड़ेगा, और इसलिए लोग घरों घरों में एक दूसरे को लोग बधाइयाँ कॉन्ग्रेचुलेशन देने लगे, उत्सव मनाने लगे कि अंधेर नगरी का जो राजा था वो तो बुद्धू राजा था, और उन लोग उस बुद्धू राजा से खुद को छुटकारा मिल चुका था, और गुरुजी भी बच गए थे और चेला भी बच गए थे। तो इस अंधेर नगरी की सारी प्रजा भी बच गई और वो लोग खुश हुए। तो इस मजेदार कविता को सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा है। तो बच्चों, हमें ये बताओ, इस मजेदार कविता को पढ़कर हमें क्या सीख मिलती है? हमें हमारे गुरुजी पर भरोसा रखना चाहिए और उनकी बात को हमेशा माननी चाहिए और समझनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी के लिस्ट में हमारी मम्मी पापा भी आते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।